हरियाणा में चुनावी प्रचार में बचे हुए केवल एक हफ्ते हैं और कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने एक अलग रणनीति को प्लान किया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने एक अलग रणनीति प्लान की है, जिसके तहत किसान, जवान, पहलवान और संविधान के मुद्दे पे सोशल मीडिया टीम जो है अलग अलग कैंपेन करेगी। दरअसल हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने चुनावी प्रचार के लिए एक अलग तरह की रणनीति को प्लान किया है, जिसमें हरियाणा के 4 मुद्दे, जिसमें जवान, किसान, पहलवान और संविधान के मुद्दे पे प्रचार किया जाएगा। शॉर्ट क्लिप बनाकर इन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा और बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाएगी। दरअसल इस पूरी रणनीति के पीछे एक कहानी ये भी बताई जा रही है कि इस तरह की रणनीति जो है वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर साबित हुई थी, जिसके मद्देनजर अब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की डिजिटल टीम और सोशल मीडिया टीम ने ये रणनीति को प्लान किया है। किसान, जवान, पहलवान और संविधान का मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती आई है और हरियाणा में इसका एक सेंटीमेंट भी है, इसीलिए इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़े पैमाने पे रखा जाएगा और बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाएगी। चाहे हम पहलवान की बात करें, किसान की बात करें या नौजवान की बात करें या संविधान की बात करें, इन तमाम मुद्दों पे अलग अलग शॉर्ट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इन वीडियो को रिलीज किया जाएगा और कैंपेन किया जाएगा, ताकि युवा वोटर्स को कांग्रेस पार्टी लुभा सके और जो नए वोटर्स हैं उनके जरिए इस चुनाव में एक नई तस्वीर जो है वो कांग्रेस पार्टी क्रिएट कर सके। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छा माहौल है और हरियाणा में सरकार बन सकती है, इसीलिए चुनावी प्रचार में एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया के जरिए अब चुनावी प्रचार को अग्रेसिव करने की और कहीं न कहीं एक एजेंडा सेट करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये भी है कि इन तमाम मुद्दे, चाहे वो किसानों के प्रोटेस्ट का मामला हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर पे जो किया गया प्रोटेस्ट है, पुरानी जो यादें हैं, पुरानी जो चीजें हुई हैं, उनका वीडियो रिलीज करके कांग्रेस पार्टी खास तौर पे किसान वर्ग समुदाय को लुभाने की और वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। पहलवानों का मुद्दा, जंतर मंतर पर एक लंबे समय तक पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया था और ब्रजभूषण शरण सिंह खिलाफ जो है मामला उठाया था और कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे नुकसान हुआ था। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो ये भी है कि इन तमाम मुद्दे को कांग्रेस पार्टी एक वीडियो के जरिए जो है वापस से बनाने की कोशिश करेगी और बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने ये भी रणनीति तैयार की है कि इन 4 मुद्दे, चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, जवान का मुद्दा हो या पहलवान का मुद्दा हो, इन मुद्दों को धरातल पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो रिसर्च की टीम है उन्होंने पाया है कि ये बड़े मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों के जरिए अब कांग्रेस पार्टी चुनावी प्रचार के एक हफ्ते में अपनी पूरी ताकत झोंक कर बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार कर चुकी है। पूरे देश और दुनिया भर की नजरें इस समय जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा के चुनाव पर है। आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जिसमें उत्तरी कश्मीर के बारामूला, बांडीपोरा, कुपवारा के अलावा जम्मू खिते के कुछ जिले भी शामिल रहेंगे। इस बीच तमाम तैयारियां की गई है। सिक्योरिटी लिहाज की अगर हम बात करें तो तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन इलाकों में किए गए हैं। इधर देश के गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों जम्मू के दौरे पर है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जम्मू कश्मीर में हालातों को बिगाड़ने के लिए किया गया है। अमित शाह ने ये कहा कि अगर आतंकी चाहे तो वो उनके साथ बात करेंगे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर मध्य कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज कम रही तो इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है, लेकिन चुनाव का दौर है और इस चुनाव के दौर में बयानबाजियों का सिलसिला लगातार चल रहा है। 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने किस पर भरोसा जताया है। ये न्यूज के लिए श्रीनगर से मैं आशिक मीर। दिल्ली की रानी लक्ष्मी बाई रोड, जो कि नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच में यानी कि ईदगाह के पास का इलाका है, गुरुवार के दिन रानी लक्ष्मी बाई की प्रतिमा को लेकर एक विवाद हो गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसका विरोध किया जाने लगा और इस मूर्ति को लेकर उन्होंने ऐतराज़ जताया। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस को थोड़ी देर के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद से फिर लोगों को समझाया गया और हालात को पूरी तरीके से शांत किया गया। आज शुक्रवार का दिन है और मुस्लिम समुदाय जुमे की नमाज अदा करेंगे, क्योंकि ईदगाह का वो इलाका है
वहाँ पर नमाज अदा की जाती है और भारी तादाद में जो मुस्लिम समुदाय वो नमाज के लिए वहाँ पर जमा होंगे और उसके बाद किसी तरीके का कोई बलवा ना हो, लोग जो शरारती तत्व हो इसका फ़ायदा ना उठाएं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने एहतियातन दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया है। पुलिस का कहना है दरअसल डीसीपी नॉर्थ का कि एक व्हाट्सएप के ज़रिए एक मैसेज गुरुवार के दिन सर्कुलेट किया गया था, जिसमें इस प्रतिमा को लेकर और जो मैसेज है वो विवादित तौर पर लिखा गया था, जिससे कि लोगों की भीड़ को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था और लोग इस मैसेज को देखकर काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, जिसमें महिला भी शामिल थी। उसके बाद पुलिस वहाँ पर मौजूद लोगों को उन्होंने समझाया। हालांकि दरअसल पूरा मामला ये है कि ईदगाह के पास जो खाली मैदान है वो डीडीए के अंडर में आती है और ये मामला कोर्ट में भी है। कोर्ट से जो है मुस्लिम समुदाय, जानकारी के मुताबिक मुस्लिम समुदाय को जो है इस मामले को लेकर फटकार पड़ चुकी है और उसके बाद डीडीए ने जवाब दिया है कोर्ट में कि ये डीडीए की ज़मीन है और इस ज़मीन पर डीडीए का हक बनता है। बेसिकली जानकारी के मुताबिक इस ज़मीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगना है, जिसका जो है मुस्लिम समुदाय की तरफ से विरोध किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त मामला शांत है और इस काम को अभी रोक दिया गया है। लेकिन आज शुक्रवार का दिन है और मुस्लिम समुदाय जुमे की नमाज अदा करते हैं, जिसको लेकर एहतियातन दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ दिल्ली पुलिस को तैनात किया है। गुरुवार के दिन जिस तरीके का कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गया था और पुलिस को वहाँ पर शक्ति का प्रयोग करना पड़ा और वहाँ के जो मौजूद लोग हैं उन्हें भी समझाने की कोशिश की गई कि जो दिल्ली पुलिस है वो शांति चाहती है और आप लोग भी दिल्ली पुलिस की मदद करें। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस आज एहतियात बरत रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर अधिकारी है वो इस वक्त ईदगाह के पास मौजूद हैं और साथ ही दिल्ली पुलिस उन मैसेज को सर्कुलेट करने वालों की अब तलाश करी जिन्होंने इस तरीके की जो विवादित जो एक व्हाट्सएप भड़काऊ जो मैसेज उन्होंने सर्कुलेट किया था और लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा था। प्रदेश में बारिश थमने के साथ ही मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है, जिसमें से डेंगू लगातार पैर पसारता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत यादव। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। प्रदेश में जिस तरीके से अब बारिश का दौर थम चुका है, तो वहीं मौसमी बीमारियों का भी कहर लगातार जारी है, जिसमें से सर्वोत्तम जो है डेंगू के केस दर्ज किए जा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें डेंगू के मरीजों को देखते हुए डेडिकेटेड ओपीडी बना दी गई है और उस ओपीडी का समय बढ़ा दिया गया है, यानी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगातार जो है अब जो बुखार खांसी जुकाम से पीड़ित मरीज अस्पताल में पहुंचेंगे उनको ओपीडी में जो है परामर्श लेने की सुविधा दी जा रही है। क्योंकि डॉक्टर्स के अनुसार, डॉक्टर्स का ये मानना है कि डेंगू की अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी जुकाम बुखार जैसी कोई बीमारी होती है और उसको उपचार यदि शुरू में ही मिल जाए तो कहे कि वो कहीं ना कहीं प्रारंभिक इलाज से ही ठीक हो सकता है और डेंगू तक वो बात ना पहुंचे, ये संभव हो सकता है अगर समय पर वो ठीक इलाज ले ले। मगर वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि डेंगू से जो पेशेंट्स उनके पास पहुंच रहे हैं तो आमजन डेंगू से ज्यादा पीड़ित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब वो बुखार या जुकाम खांसी जुकाम से पीड़ित होते हैं तो प्रारंभिक इलाज के दौर पर वो खुद से ही या तो कोई दवाई ले लेते हैं या कोई नजदीकी मेडिकल स्टोर पर जाकर एंटीबायोटिक या फिर बुखार पैरासीटामोल या बुखार से संबंधित कोई दवाई ले लेते हैं, जिसके चलते उनके जो है प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है और कहीं ना कहीं ब्लीडिंग होने की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसे में एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब उनके पास पेशेंट पहुंचते हैं तो ब्लीडिंग की जो है उन अवस्था में पहुंचते हैं, जिसके कारण उनको परामर्श देने में परेशानी होती है और रिकवरी होने के चांसेस भी काफी कम होते हैं और काफी समय लगता है रिकवर होने में। ऐसे में अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि ओपीडी जब शुरू कर दी गई है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, तो ये सावधानी और ये सतर्कता रखनी बेहद जरूरी है कि अभी खास तौर से इस मौसम में जब डेंगू ने पूरे प्रदेश भर में पैर पसारे हुए हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर खांसी जुकाम बुखार या कोई भी वायरल फीवर से ग्रसित होता है तो प्रारंभिक इलाज के दौर पर किसी भी मेडिकल स्टोर या खुद से दवाई ना लेकर डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए ताकि समय पर इलाज मिल सके। वहीं डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस मौजूदा समय में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया और वायरल फीवर में
डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 3 से 4 दिन जो है डॉक्टर्स को ये पता लगाने में लग रहे हैं कि ये जो मरीज उनके पास 3 दिन पहले आया था वो आखिर किस बीमारी से पीड़ित है। क्या उसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है या फिर एक साधारण बुखार है। ऐसे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब इस समय में सतर्कता रखना जरूरी है। किसी भी समय या जहां भी वो रुके हुए हैं वहां पर अगर अधिकतम मच्छर हो तो वहां पर खड़े ना हो, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। साथ ही आसपास में यदि कोई ऐसी जगह है जहां पर पानी भरा हुआ है या उनके घर में ऐसी जगह है तो तुरंत उसका निकास किया जाए। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से ISIS मॉड्यूल और अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक बार फिर से टेरर मॉड्यूल को लेकर अपने कैंप और अपने स्लीपर सेल और अपने हैंडलर को एक बार फिर से हिंदुस्तान में मजबूत करने पर लगे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से NIA ने अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से दक्षिणी भारत के तमिलनाडु के 11 जगहों पर अपने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये ऑपरेशन था हिज़्ब उत-तहरीर नाम के उस संगठन को लेकर जो एक बार फिर से दक्षिणी भारत में अपने आप को मजबूत करने पे लगा हुआ है। क्या हिज़्ब उत-तहरीर जिस तरीके से इस्लामिक स्टेट और खिलाफत को लेकर हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की एक साजिश में जुट गया है, और हम आपको बता दें कि एक जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में हिज़्ब उत-तहरीर के करीब लाखों जो हैं वो मेंबर हैं, और ये भी बात है कि बांग्लादेश, इसके अलावा चीन और दूसरे देशों में ये संगठन प्रतिबंधित भी है। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से NIA को एक स्पेशल इनपुट मिला था और इस इनपुट के बेस पर उन्होंने हिज़्ब उत-तहरीर से जुड़े कुछ छोटे बड़े संगठन जो एक साथ मिलकर इस साजिश में शामिल हो रहे थे, उनको कहीं ना कहीं उनके कमर को तोड़ा है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से भी हाल ही के दिनों में फरतुल्ला गौरी जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है और ISIS के इशारे पर ISIS के हैंडलर्स को हिंदुस्तान के खिलाफ एक्टिविटी में शामिल कर रहा है, उसका साउथ का नेटवर्क बेहद स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हिज़्ब उत-तहरीर की जो संगठन है वो फरतुल्ला गौरी से जुड़ा हुआ है? इस पूरे मामले को लेकर देश की केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हाल ही के दिनों में 11 लोकेशन पर NIA ने सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया है और इसमें कई ऐसे कैश बरामद किए गए हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कई ऐसे डिजिटल इक्विपमेंट बरामद किए गए हैं, और इसके अलावा हिज़्ब उत-तहरीर से जुड़े कुछ दस्तावेज भी NIA को मिला है। इसके अलावा कुछ संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो क्या ये समझा जाए कि हिज़्ब उत-तहरीर अपने आप को दक्षिणी भारत में अपने आप को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि पिछले साल 2023 में दिल्ली NIA के हेडक्वार्टर में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मामला दर्ज के दौरान एक पिता उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से जो है वहाँ पर हिज़्ब उत-तहरीर के से जुड़े लोगों का नाम सामने है। तो उसके बाद से लगातार NIA इस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। उसके बाद जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही दक्षिणी भारत में जिस तरीके से एक रेड कंडक्ट किया गया और उसके बाद अलग अलग लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, वहाँ से NIA को कई दस्तावेज मिले हैं। अब NIA इस पूरे नेक्सस को, इस पूरे मॉड्यूल को दूसरे आतंकी संगठन से भी जोड़कर देख रही है कि क्या इन लोगों का कनेक्शन आपस में है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही के दिनों में ISIS मॉड्यूल, अल कायदा इन सब कॉन्टिनेंट जो कि झारखंड और राजस्थान के जंगलों में अपने टेरर कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है, और जिस तरीके से एक इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश चल रही है हिंदुस्तान में, उसको लेकर ये बेहद अहम माना जा रहा है। और NIA की जो जांच टीम है वो अब अलग अलग राज्यों में भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई और इस कनेक्शन को देख रही है, क्योंकि फरतुल्ला गौरी पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देना चाहता है। हाल ही में उसने रेलवे ट्रैक को भी भारत के तमाम नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करने की बात कही थी। तो ऐसे में जिस तरीके से अब ये नाम सामने आया है हिज़्ब उत-तहरीर नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको देखना है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है और किस तरीके से देश की केंद्रीय जांच एजेंसी इसके लिए अपने आगे ऑपरेशन को अंजाम देती है।
हरियाणा में चुनावी प्रचार के लिए राहुल गांधी की रथ यात्रा की जा रही है तैयारी। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने अलग अलग जगहों पे प्रचार कर बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला या फिर पार्टी के बाकी नेताओं, लगातार वो प्रचार कर रहे हैं और लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी धरातल पर लेकर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने कल हरियाणा में अपनी पहली जनसभा को संबोधित किया, जहां पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आए और हरियाणा में उस तस्वीर की बहुत चर्चाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन चुनावी प्रचार के आखिरी हफ्ते में अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के चेहरे को आगे रखकर चुनावी रथ यात्रा की तैयारी में है। दरअसल कहा जा रहा है कि 30 सितंबर से लेकर 3 तारीख तक राहुल गांधी की रथ यात्रा की तैयारी चल रही है, जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी जिन जिन विधानसभाओं में मजबूती के साथ है और जहां पर जीतने की चांसेस बढ़ जाते हैं, उन जनसभाओं में, उन विधानसभाओं में राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि 30 सितंबर से लेकर 3 तारीख तक राहुल गांधी जो है वो अपनी यात्रा निकाल सकते हैं। हालांकि हमारे जानकारों का कहना है कि 2 प्लान जो है वो तैयार किए गए हैं। प्लान ए, जिसमें राहुल गांधी लगातार जनसभाएं करेंगे और चुनावी प्रचार और नुक्कड़ सभाएं करेंगे और 7 गारंटी और तमाम मुद्दे, चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, चाहे वो डंकी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या किसान का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे। वहीं सूत्रों का कहना है कि प्लान बी ये तैयार किया जा रहा है कि राहुल गांधी पर डे 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जिसको हाइब्रिड मोड में रखा जाएगा और वहां की जितनी भी विधानसभाएं होंगी वहां पर राहुल गांधी जाकर चुनावी प्रचार करेंगे। हालांकि अभी पार्टी ने औपचारिक ऐलान जो है इस पर नहीं किया है। राहुल गांधी की जो कोर टीम है वो लगातार पूरे मैपिंग को तैयार करने में लगी हुई है। इसके अलावा कहां से यात्रा की शुरुआत होगी और यात्रा को खत्म कहां किया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पे अभी फाइनल रणनीति को तैयार किया जा रहा है। लेकिन आखिरी हफ्ते में राहुल गांधी के चेहरे को आगे रखकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मौसम में अपने आप को मजबूत करना चाहती है और आखिरी हफ्ते में प्रचार में राहुल गांधी को उतारकर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को मजबूती के साथ सुनिश्चित करना चाहती है। बिहार में इन दिनों राजनीति का केंद्र स्मार्ट मीटर बन चुका है। जी हां, पहले तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार सवाल उठाए, अब उसके बाद उनकी सहयोगी यानी कांग्रेस पार्टी ने भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसके तहत अब 30 सितंबर से कांग्रेस पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन करने वाली है, जिसमें आरजेडी भी उसका साथ देगी। दरअसल स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं और जब लोगों की शिकायतें लगातार आने लगी तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और अब आरजेडी और कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप स्मार्ट मीटर ना लगाएं और इसका विरोध बिहार के सभी जिलों में होने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर को राजनीति का केंद्र बनाए जाने के बाद सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है और बीजेपी और जेडीयू ने इस पर पलटवार करना भी शुरू कर दिया है। खुद सूबे के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सामने आए और उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी बात को कहा और कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के घरों के नेताओं में स्मार्ट मीटर लगा भी हुआ है और इसका फायदा भी उन्हें मिल रहा है। यानी उनके बिजली का बिल काफी कम हो चुका है और इसका हवाला उन्होंने जगदानंद सिंह, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके एग्जाम्पल से दिया और प्रदेश के जो बिजली मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जगदानंद सिंह के आवास में भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से उनके घर का जो बिजली का बिल है उसमें 17% की कमी आई है और इसको लेकर अब सरकार ने भी फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि बिहार में राजनीति का केंद्र बन चुका स्मार्ट मीटर कितने दिन तक सुर्खियों में रहता है।